मैं कह रहा हूँ युवा तो सब है। ये एकदम ठीक बात है, शानदार बात है कि ऐसे में बात है। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात कहाँ से शुरू की है। एक तो आपकी टॉपिक है कि लोकतंत्र और युवा। तो नौजवान मतलब जो फिजिकली कहें तो 16 से या 18, अगर वयस्कता में कहें तो 18 से, और अभी कम से कम इस देश का सबसे मोस्ट बैचलर कहा जा रहा है राहुल गांधी को। तो मोस्ट बैचलर की एज मेरे ख्याल से 55 स्कूल है, तो 55 तक तो पक्का माना जाए। तो ये नौजवान लोग हैं, शायद उसमें भैया भी हो और दी तो पक्का है। संतोष जी, ये एक नौजवान होने का एक आप लोग हैं। दूसरा नौजवान वो आप यहाँ पे आदरणीय भगत सिंह जी का चित्र देख रहे हैं, जो बदलाव की चाह रखता है, जिसके भीतर में बदलाव का भाव हो, वो नौजवान। बदलाव क्या? जो व्यवस्था सड़ांध है, जो कोई व्यवस्था हमें ठीक नहीं लग रही, उसे बदलने की चाहत हमारे भीतर ये जन्म ले, हम किसी भी उम्र में हो तो फिर हम युवा हैं। ये अभी मुझे लगता है यहां ऊपर से सब में है। दूसरा सबसे जो शानदार विषय है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र को, लोकतंत्र आए इसके लिए बहुत हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। मतलब कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे ये देश समाज चलेगा। इसका मतलब लोकतंत्र आज है तो उसके पहले कुछ और रहा होगा, जिसको दूसरे शब्दों में राजतंत्र कह रहे हैं। मैंने पहले राजा होता था और उसकी प्रजा होती थी। राजा और प्रजा, एक हुक्म, राजा हुक्म दे दिया और फिर वो प्रजा को पालन करना पड़ता था। राजा ने गलत भी बोल दिया तो भी पालन करना पड़ता था। मैंने वो शोषण के बहुत बहुत बड़े वाले पैमाने पर, तो हमारे ये महापुरुषों को लगा कि ये तो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ संघर्ष। उनके ये राजतंत्र के कुछ छोटे छोटे प्यादे थे, छोटे छोटे प्यादे, उनको सामंत बोलते थे। वो सामंत और सामंत के नीचे के प्यादे वो जमींदार हुआ करते थे। अभी उनके कुछ जिंदा होंगे छुटपुट लोग, इसको आप लोग कहते हैं सिंबॉलिक, है ना। तो कुछ सिंबॉलिक जिंदा होंगे, कहीं दिख जाएंगे फलाने नवाब का है, फलाने नवाब के परिवार से हैं, ढेकाने जमींदार के परिवार से हैं। और कई कई बार वो बड़े गर्व से कहते हैं मैं फलाने स्टेट से हूं, और फिर मैं पीछे हट के हंस लेता हूं कि ठीक है, मतलब हमने तो स्टेट खत्म करवा लिया, ये 7 महीने में और सब्जेक्ट कोई बात नहीं है। मतलब ये राजतंत्र यहां तक फैला हुआ था और ये सब शोषण करते थे। शोषण किसका? जो आम, जिसको प्रजा कहते हैं, आम जन, जिसके मेहनत से चलती है पूरी दुनिया, जिसके कंधों ने उठा रखे हैं पूरी दुनिया के बोझ, वो आम मजदूर, वो आम किसान, वो आम नौजवान। और उनको एक धक्का तो हमने 75 साल पहले दे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब राजतंत्र तो कहीं नहीं रह गया ना। जो महारानी हुआ करती थी, रानी विक्टोरिया, आधे से ज्यादा दुनिया पे जिनकी हुकूमत थी, अब तो नहीं रह गई ना। वहां भी लोकतंत्र आ गया। अब ये लोकतंत्र आ तो गया, लेकिन लोकतंत्र 75 वर्ष का बच्चा। अब ये 75 वर्ष का बच्चा कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं में ये छोटी उम्र, बहुत छोटी। राजतंत्र की उम्र देखिए, अगर आप इतिहास में कितनी लंबी रही होगी। बौद्ध काल के से मिल जाता है और आते आते अंग्रेजों के कालखंड तक मिलता है, बल्कि कहीं अंग्रेजों की विदाई के समय तक रह गए थे। मतलब 2500 साल तो पक्का।
मैंने एक व्यवस्था 2500 साल लगातार कम से कम रही। थोड़े थोड़े छुटपुट करके बात करें। हो सकता है कहीं कुछ विद्रोह हो गया होगा, कहीं जैसे बुद्ध के समय कोई गणराज्य की बात आ जाती है। अब वो कैसा रहा ये तो हमारे पास बहुत और हमारा अध्ययन उस तरह का नहीं है, लेकिन रहा होगा कुछ, थोड़ा कोशिश किया गया होगा। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ के आएंगे तो 2500 साल कम से कम लगे। थोड़ा और पीछे चले जाइए तो वैदिक सभ्यता में भी शायद ऐसा, लेकिन कुछ तो ऐसे ही नहीं था। कबीलाई समाज में भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन बदल गया, 2500 साल में बदल गया। तो ये 75 वर्ष का मैंने लोकतंत्र अभी वयस्क नहीं है। ये व्यवस्था अभी हम सबको समझ में नहीं आई। तो समझ में नहीं आई, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हम समझदार नहीं हैं, यह भी कारण हो सकता है। हम पढ़े लिखे नहीं थे, या हमारी चेतना में, या इस तरह का, चूंकि हम बड़ी प्रैक्टिस रजवाड़ी जी के आए थे, हमारी मानसिकता गुलाम थी, इसलिए अभी हमें समझ में नहीं आया कि अब कोई मालिक जैसा नहीं है और अब कोई गुलाम जैसा नहीं। ये समझने में बहुत लंबा लग गया। और इसके एक तरफ तो हमारी समझदारी, हमारी चेतना, हमारी शिक्षा ने काम किया कि कम थी, और दूसरी तरफ आप जस्ट दूसरी तरफ देखिए तो दूसरी तरफ उन्होंने लोकतंत्र में कैसे राजतंत्र स्थापित इसके लिए काम किया। एक तरफ लोकतंत्र हमें समझ ना आए, हमारे वैसे ही चेतना कमजोर, वैसे ही मजदूर, गुलाम, एकदम पिछले तबके के लोग समझ ना आए, और ऊपर से उधर दूसरा जो पक्ष है वो लोकतंत्र को कैसे कंडम कर सके, उसमें उसको कैसे कमजोर कर सके, इसके लिए साजिश। तो कहा जाता है कि पहला चुनाव जब हुआ, पहला चुनाव इस देश में जो हुआ, उस चुनाव में ही इसकी कोशिश शुरू कर दी गई। अब उसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण कि जहां लगा कि ये चुनाव हार सकते हैं, एक तो प्रत्याशी मैक्सिमम जमींदार, सामंत और रजवाड़ी खानदान के लोग हैं। जमींदार, रजवाड़ी और सामंत के लोग हुए। आज के दौर में क्या कहेंगे, करोड़पति, अरबपति। मैक्सिमम प्रत्याशी कौन बना, जो करोड़पति अरबपति था। अब किस तरह। दूसरा क्या हुआ कि चुनाव आचार संहिता लगती है और चुनाव में एक निर्देश होता है, हर समय चुनाव आयोग का एक निर्देश होता है। क्या कि वो आप कितना रुपया खर्च करेंगे, इसकी एक लिमिट हो। कोई प्रत्याशी किसी चुनाव में कितना खर्च करेगा, इसकी लिमिट होती। जैसे विधानसभा चुनाव में राजीव जी लड़ रहे थे तो 30 लाख की लिमिट थी कि 30 लाख से ज्यादा कोई प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकता। उसी तरीके से लोकसभा में 65 लाख या अब 70 लाख होगा, अभी नई वाली में पता चला। उसी तरीके से पहले चुनाव में कोई लिमिट नहीं थी। उस दौर में हो सकता है कि 20,000, 5,000 या और 1,000 नहीं हो। उसके मानक तोड़े गए। पहला भ्रष्टाचार, लोकतंत्र कामयाब न हो इसके लिए पहला भ्रष्टाचार कि चुनाव जहां जैसे शासन के चुनाव 5,000 की लिमिट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे शासन चुनाव में 5,000 अधिकतम खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च 5 लाख से अधिक करते हैं लोग, और कोई नोटिस नहीं और कोई उनको भंग करने का प्रावधान नहीं। क्या प्रत्याशी नहीं रहेंगे, ये घोषित हो जाए। मतलब ये सिस्टम पहले से भ्रष्टाचार ले गया और एकदम सोचा समझा है, एकदम सोचा हुआ है, एकदम तैयारी के साथ है। हम समझते हैं ये इसलिए हो रहा है कि पैसा वाला है, नहीं, ये लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा तो ये बच्चे हो जाएंगे सांसद, ये चलाएंगे सरकार और इनकी बन जाएगी इस दिन सरकार, उस दिन बदल जाएगी व्यवस्था। ये व्यवस्था ऐसी बनी रहे, इसके लिए ऐसा किया जाता। और अभी लोकसभा में मेरे साथियों, आप देखना कि इसी लोकसभा में
सीट पे ज्यादा खर्च, जो लिमिट बनाई जाएगी हर सीट पे लिमिट से ज्यादा खर्च होगा और प्रलोभन पैदा किया जाता है। आप कहते हैं वोट बेच रहे थे, हम कहें ये खरीदने का अधिकार कैसे हो गया? वो बेच रहा है, ये सवाल तो तब आ रहा है ना जब कोई खरीदने वाला रहा है। बेचने वाला को जेल भेजने से ज्यादा जरूरी है खरीदने वाले को जेल भेज दो, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हो सकते हैं, खरीदने वाले तो मालूम है ये होगा ये होगा ये होगा। 4-5 पार्टियां हैं, 4-5 प्रत्याशी होंगे। इसका मतलब कि ये सिस्टम नहीं चलता। ये पहला प्रयोग पहले चुनाव से शुरू। दूसरे, फिर गुंडे, कहा जाता है ना कि जितने ज्यादा बड़े गुंडे हो, डिग्रियां हैं उनकी, वो चुनाव जीतते रहे। और अभी बहुत बहुत समझदारी दुनिया का दबाव है, तब पर भी अभी गुंडे चुनाव में दिखेंगे। और हर चुनाव दागी का क्या अर्थ? 20-20, 25-25 मुकदमे, मर्डर के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे, और उसमें और वो आज उसको टिकट मिलेगा और चुनाव मिलेगा। यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र सफल न हो सके। लोकतंत्र में एक बिटिया ने कहा, बहुत शानदार, बिटिया का नाम क्षमा चाहता हूं, मतलब मित्र के बेटी की बोलते सा, इसलिए एक उसने कहा कि छोटी बेटी, उसने कहा कि जो है जनता द्वारा जनता के लिए चलाई जाएगी सरकार, वही लोकतंत्र। जनता द्वारा मतलब हमारा प्रतिनिधि होगा, हम इनडायरेक्ट हम रूल करते हैं, हम सरकार चलाते हैं, यही तो कहना हुआ इसका। हम सरकार चलाना चाहे, हम सरकार चला रहे हैं, तो हम सरकार चला रहे हैं, हमारा कोई प्रतिनिधि है, हमने भेजा, जाओ भाई साहब हमारी बात करना। अब ये हमने भेजा था, हम मालिक हैं, वो हमारा प्रतिनिधि है, मतलब इतने दिन के लिए जाओ जरा वहां बात करना है इसके बारे में। और ये जो डीएमओ में सब लोग कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई तो ये आईएएसओ का खतरा, इनकी बड़ी बड़ी लॉबियां जो चलती हैं, बड़े बड़े जो इनके, एक भी आईएएस का घर उसके गांव में नहीं बना, एक भी। वो पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, और बहुत कम तो प्रदेश की राजधानी पटना में होगा या लखनऊ में होगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि एक जो दूसरी पावर ग्रुप पैदा, जो ब्यूरोक्रेसी की पावर ग्रुप है, वह भी लोकतंत्र को सजीदा न कर सके, तो उनको राज्यसभा दे दो, उनको कुछ और दे दो, और सब रिटायरमेंट के बाद, सारे अफसर रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान कर रहे हैं कि भैया मैं कैसे स्टेट को जाऊंगा, कैसे मैं राज्यसभा चला जाऊंगा, कैसे मैं लोकसभा चला जाऊंगा, कैसे मैं, यहां तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा बनने के लिए गलत फैसला। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि लोकतंत्र में सब। अब ये बड़ी ताकतें मतलब इनके पास जन नहीं है, धन है। ये क्या, इनके पास जन नहीं है, फिर से बात समझना है, इनके पास जन नहीं है, लोग नहीं है, इनके पास धन है, और ये कुछ बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, और ये इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि इनका सब बिखर जाएगा घराटे में। इन्हीं में से कुछ कारपोरेट है, इन्हीं में से कुछ सरकार चलाते हैं, इन्हीं में से कुछ ये छोटे छोटे शहरों में अभी सामंत के रूप में, नए सामंत के रूप में चलते हुए लोग हैं। लेकिन ये पूरी आवाम, इसके लिए लोकतंत्र जरूरी है। आप में से मैं सिंपल सा उदाहरण, एक लड़का, उसके फादर और मदर दोनों भट्टे में काम करते थे, और वो हम लोगों के टच में आ गया, इलाहाबाद आ गया, पढ़ता रहा, और ये त्रिस्तरीय चलता है ना पंचायती राज में आरक्षण, महिला को, दलित को, पिछड़ा को, और वो उस पंचायती राज के आरक्षण के नाते सीट मिल गई उसकी, अनुसूचित जाति की होगी। उसने कहा भैया लड़िया चुनाव। मैंने कहा यार क्या तुम्हारा अपना दिमाग है? तो माता जी लड़ जाएंगी और आप कहेंगे। मेरे कुछ कम्युनिस्ट साथी थे, उन्होंने कहा कि लड़ना चाहिए। नामांकन भर के पैसे से मैक्सिमम 3,000 रुपए में वो चुनाव देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये लड़का निश्चित रूप से ईमानदारी से पेश आएगा गाँव में,
निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आज 2.5 साल 3 साल बाद उसके गांव में जाता हूं तो उसका घर गांव के सामने जैसा बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, लेकिन गांव चौका नहीं। फिर वही करंजे में कैसे चोरी हो सकती है, फिर वही मनरेगा के खाते से कैसे चोरी हो सकती है, फिर वही कैसे, मतलब उसको, फिर मैंने उसको बुला के पूछा कि तुम्हारे अंदर ये आया कहां से? बोला सर्वाइव कैसे करेंगे, सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना। तो क्या बात कर रहे हैं, 3,000 में तुम प्रधानी बन गए जब 9 लाख रुपया सामने वाला खर्चा किया था, और आज तुम सर्वाइवल खोज रहे हो। ऐसा नहीं, उसके दिमाग को खराब किया गया है। आप में से जैसे कोई अफसर हो जाएगा तुरंत उसका दिमाग खराब किया जाएगा कि तुम लखनऊ में कैसे घर बनाओगे, भ्रष्टाचार नहीं करोगे, और तुम्हारा लखनऊ रहना जरूरी है। अपने गांव में जाओगे, उस बस्ती में रहोगे, वही पसियाना, वही चमरौटी, वही ऐलान या वही करना जो शब्दावली हो, उसमें रहोगे तो तुम्हारे लिए तो दूसरा, अब तुम उसमें नहीं रह सकते। मतलब वो एक कोई समझाने की, और कुछ लोग ऐसे काफी प्रैक्टिस करते, ये लोकतंत्र में नहीं कि हमारा नया लड़का भी अगर उसमें चला जाए, और ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस है। सीपीआई तो यहाँ थी, सीपीएम थी, बाद में कांसीराम के दौर में जब शुरुआती जो विधायक बने सब जो है बिना पैसे वाले थे, बसपा के भी। लेकिन ये सब के सब बाद के दिनों में बड़े बड़े चोर, और वो चोर नहीं हुए, उनको चोर बनाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बात लोकतंत्र पे, लोकतंत्र संपन्न हो इसके लिए कीजिए। अर्थात आपको लोकतंत्र सफल करने के लिए न सिर्फ अपने बीच के प्रत्याशी लाना है, न सिर्फ आपको अपने बीच के प्रत्याशी को जिताना है, बल्कि उसको भ्रष्टाचार करने से रोकना भी, उसका कॉलर पकड़ के रखना है कि क्यों कर रहे हो। और मैं जानता हूं कि सीतापुर में कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनमें कमीशन मुक्त लिख करके बोल रहे, जहां सुने में है, और जहां ऐसे गांव गए जहां कमीशन नहीं दिया जाता, सेक्रेटरी को, प्रधान को सिर्फ काम कराते हैं। अगर इस फार्मूले को हम पहुंचा सके जमीन तक, रूबीना जी, अगर ये फार्मूला जमीन तक जा सका, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम लोग फिर लोकतंत्र कामयाब कर लेंगे। कि लोकतंत्र का चुनाव एक बात है, अभी पूरी बात नहीं है, ये एक बात। दूसरी बात कि लोकतंत्र वहां तक जाए कि हमारे घर की चौखट के अंदर, हमारे चौके पर कितने घर ऐसे होंगे कि शाम को क्या बनेगा, जिस घर में महिलाएं तय करें कि उनके घर में आज क्या बनेगा। वो पिता से, पति से, भाई से नो पूछ, या सब बैठ के तय करें कि आज क्या बनेगा। लोकतंत्र को यहां तक जाना होगा। मतलब ये जो लोकतंत्र है, ये हमें हमारे महापुरुषों की वजह से मिल गया। हमने कोई मेहनत तो की नहीं है, इसलिए हम इसे पूरा समझते हैं। अगर हम इसे समझ जाए और इसको चाहे इसमें मेहनत करें, तो हम अपने घर के अंदर लोकतंत्र ले जा सकते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस में लोकतंत्र होगा, यहां तक कि हम कौन सी रोटी आज कौन सी बनेगी, आज सब्जी कौन सी बनेगी, इस पर बात कर सके, और जिसमें घर के सब सदस्यों की सहमत हो, या ये तय हो कि ये ज्यादा लोग कह रहे वही बने, उसमें पिता की, पति की या भाई की मर्जी खाली न चले, यहां तक हो सके तब हो। और यहां तक आप ले जाएंगे। अभी हमको लगता है कि ये कुछ संवैधानिक शब्द है, कुछ संवैधानिक संस्थाओं के लिए है, न्यायालय जाओ, शादी जैसा शानदार काम, मतलब जीवन में विवाह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में विवाह। और वो विवाह रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाता, जब फंस जाता है मामला, तलाक पे आ जाता है, कोई सवाल उठ जाता है,
तो फिर हम कचहरी में पहले पुराना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर मतलब ये किस किस लेवल पे काम करता है ये समझना होगा। मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं आपसे युवाओं के संदर्भ में, और ये नौजवान, हमेशा नौजवान ही दुनिया को बदला है। जो कुछ भी आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है उसे इन नौजवानों ने ही बनाया है। नौजवान मतलब महिला और पुरुष दोनों, मतलब सिर्फ नौजवान का मतलब पुरुष नहीं, महिला नौजवान, जो महिला पुरुष यूथ, जो खुद को महिला पुरुष नहीं मानते वो भी, और तो नहीं मानते वो भी, उससे ऊपर है जो या थर्ड जेंडर है वो भी। तो वो दोनों की भूमिका है और उन्होंने ही इस पूरी दुनिया को इस रूप में बनाया है। और कहीं आप जरा देखिए, मतलब ये जो गांव से पढ़ाई लिखाई कितनी छोटी डिमांड है, बहुत छोटी। और मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये आप कह रहे तो हमें कह रहे किसी भी देश में शिक्षा स्नातक तक फ्री हो, यह कहना पड़ रहा है। देश हमारा बनाया हुआ ये सब शिक्षण संस्थान है, हमारे टैक्स से पूरा ये चल रहा है और करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का टैक्स माफ बड़े बड़े कारपोरेट का कर रहे हैं और हमारी शिक्षा पूरी नहीं रहेगी। शिक्षा, इस पर बड़ा हमला है नौजवानों पर। बहुत बुनियादी बात कि ये जो शिक्षा है ना, इस पर हमला क्यों किया गया। ये प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी की पीएचडी तक की ये शिक्षा खराब की गई है पूरी होशो हवास से। ये किया गया है, ये हुआ नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, साजिशन हुए नहीं है। ये अपने आप उगे हैं, जयपुरिया, दलहरी और मनवंसरी ऐसा नहीं है। इन्हें बाकायदा प्रयोगशाला में समझ करके लाया गया, क्योंकि शिक्षा जब तक अलग नहीं करेंगे आपसे, आपकी शिक्षा दूसरी हो, हमारी शिक्षा दूसरी हो, तब ना हम इधर रहेंगे और आप उधर रहेंगे। और इधर वाला आदमी ये बात समझ रहा था, उसने तय किया, मतलब ये जो पूंजी वाली आदमी है जिसके पास पैसा है। बड़ा सिंपल सा आप जरा सा समझिए, अपने गांव के आप सामंत का चेहरा देखिए और सोचिए कि वो सामंत क्यों आपके बच्चे को नहीं पढ़ने देना चाहता था। क्योंकि उसके खेत में मजदूरी कौन करेगा। और ये बात वो बहुत साफ कई बार वो बहुत साफ करता है, वो हमारे खेतवा में कमवा कौन करी हो। इसके लिए वो पूरी योजना ली कि साक्षरता मिशन, दुनिया का दबाव, आप दुनिया में कैसे बताएंगे, विद्यालय चलाने पड़ेंगे, साक्षरता चलानी पड़ेगी। उनका आदमी बढ़ गया, पढ़ने का खाली दस्तखत कर लेने को तो पढ़ना नहीं मानते, और पढ़ने का कोई डिग्री प्राप्त कर लेना मत नहीं मानते। मतलब इधर कुछ आ जाता है, कुछ बदल जाता है। अब जब कुछ पढ़ते हैं ना तो यहाँ कोई चीज टकराती है, कुछ हैमर करता है, कुछ हथौड़ा पड़ता है और कुछ चीज टूटती है और कोई नई चीज बनती है। वो जो नई चीज बनती है ना, वो फिर आपको चैन से नहीं रहने देती। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, एकदम ठीक बात है, लेकिन अगर आप ठीक से आईटीआई पढ़े होंगे तो आप अपनी दुकान खोल लेंगे, मेडिकल का कोई डिप्लोमा किए होंगे तो अपनी दुकान खोल लेंगे, सामान्य स्नातक भी किए होंगे तो आप कोई ना कोई नया काम कर लेंगे। आप दूसरी कोई शिक्षा किए होंगे, आप हाई स्कूल इंटर की भी समझ रखते होंगे, तो आप अपने छोटे से खेत में हो सकता है कि ज्यादा उगा लें और आप अपने सामंत से मुक्त हो सकते हैं। वो जो इलाके का पूंजीखोर है उससे मुक्त हो सकते हैं, शिक्षा मुक्त। तो उन्होंने युवा पढ़ ही ना सके। मैं मुंबई के शहर को जब देखता हूं, नौजवानों से भरा हुआ, सब यूपी और बिहार के, मध्य प्रदेश के, और वो क्या कि सिर्फ लेबर, और उनको दिहाड़ी इस रूप में दी जाए 8,000 10,000 कि उनकी अगली पीढ़ी कुछ न कर सके।
वो 8-10 हजार में काम करे और उनकी अगली पीढ़ी भी यही काम करे, दूसरा काम न कर सके। उसको संगठित नहीं होने देना। अगर किसी ऐसे फर्म में होता है जिसको मिल कहते हैं, कंपनी कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, तो उसमें रोजगार परमानेंट होता, 10,000 का भी होता, 2,000 महीना भी बचाता, तो कहता नहीं मोनू को पढ़ाना है, नहीं मैं सोनू को पढ़ा लूंगा, पढ़ा देता सर। और पढ़ा लेने में मैं बात फिर कह रहा हूं, डिग्री वाला नहीं, वो समझ विकसित कर देता। और इन लोगों ने फिर ये प्राइवेट कॉलेज खूब खोले। अच्छा, जब देख लिया कि अब शिक्षा नहीं रोकी जा सकती, अब अगर शिक्षा रोकने की कोशिश किया मैंने, तो ये दुनिया की जो फोर्सेस है, दुनिया के सामने हम नजीब नहीं पेश कर पाएंगे। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, आप शिक्षा के नाम पर इन्हें कुछ बांट दो। तो प्राइमरी से लेकर, जिस प्राइमरी पे गर्व पिछले पूरे आईएएस प्राइमरी के 90 के दशक के सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर प्राइमरी से निकले हुए लोग, और आज आप वहां से नहीं पाएंगे, एक भी नहीं निकल रहा है। वो विश्वविद्यालय जिन पे गर्व हुआ करता था, पैरलर हर जिले में खोल दो, प्राइवेट विश्वविद्यालय, डिग्री चाहिए आओ, फीस जमा करो, लो ले जाओ, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, सामाजिक स्टेटस बन गई शिक्षा, शिक्षा पे खूब भाषण दे दिया राजीव जैसे लोगों ने, तो स्टेटस बन गया। तो बोले यार बीए तो खरीद के रख लो, अगर नहीं तो शादी कैसे हो। और जिन लोगों ने थोड़ा इससे आगे बढ़ करके थोड़ा समझने की कोशिश की और उससे कोई रास्ता तलाशने की जरूरत है, लड़कियों के साथ भी है कि स्नातक खरीद लो, थोड़ा कोई डिप्लोमा खरीद लो, बीच में थोड़ा कंप्यूटर वाला चल रहा था, कंप्यूटर डिप्लोमा जरूर रहे। वो क्यों? क्योंकि ऐसा अगर कर लिया तो थोड़ा हमारा सामाजिक स्टेटस होगा, थोड़ा हम उनके गोल में बैठ पाएंगे जो हमारे बीच के अपर हो गए। मैं नौजवानों की इस दौर की, इस नौजवान या युवा इस दौर में अगर हम जाकर खड़े होकर के देखें तो हमारे सामने एक तो ढंग से उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी, और ये उनकी कोई गलती नहीं है, एलिजिबिलिटी बनने नहीं दिया गया सरकार और सरकार के कुछ लोगों ने। दूसरा, जो लोग एलिजिबल हुए उन्हें काम न देकर ये कहा गया कि ये अयोग्य लोग, ताकि मनोबल टूट जाए। एक तहसील से एक लड़का डॉक्टर हो जाता, एक इंटर कॉलेज का कोई एक लड़का एमबीबीएस में एडमिशन पा जाता, तो पूरा कॉलेज वो लड़का पा गया तो मैं भी पा सकता हूं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये कॉन्फिडेंस ना आए, इसके लिए घर से न जाए, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने पूरी तैयारी की, और हम लोग उन विद्यार्थियों के मित्र हैं, उन साथियों को हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है जो 45 वर्ष की उम्र बिता ली इलाहाबाद में, दिल्ली में। कैसे 45 साल तक जिए होंगे जरा सोचिए। और उन्हें जॉब मिली, नौकरी के नाम पर, नौकरी खोजने के नाम पर उन्होंने 45 साल, और कईयों की तो गर्लफ्रेंड भी नहीं, मेरे व्यक्तिगत दोस्त है, तो कईयों की गर्लफ्रेंड भी नहीं, मतलब शादी नहीं हुई एक बात है, मतलब जीवन है ना भाई, जीना तो पड़ेगा, दोस्त भी, महिला मित्र भी नहीं। और वो 45 वर्ष जिस सफर में जी रहा, अब उसके बाद जो गांव क्या जाए और अपने क्या जाए। प्रेशर तो 20 साल के बच्चे को भी, वह भी आत्महत्या कर रहा है, और ये 45 साल वाला तो आत्महत्या भी नहीं कर पा रहा और जी भी नहीं पा रहा। मतलब ये पूरा आप कुछ सोचने लायक हो सकते हैं। ये इसकी तैयारी में इन नौजवानों का पूरा जीवन बर्बाद है। मैं इस मंच से, इस समता युवा मंच के बैनर पर, इस मंच को ये बहुत हृदय पे हाथ रख के कह पा रहा हूं कि आप जो इसमें से इंटर के लोग हैं, जो इंटर में पढ़ रहे हैं, जो बीए में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस तरह से तैयार करके ऋचा जी
और मुकेश जी, या ऐसे आप लोगों द्वारा जो ये काम हो रहा है, निश्चय ही आप लोग के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा है। ऐसी जगहों पे आकर सच कह रहा हूं कि बहुत गहरी श्रद्धा पैदा होती है। ये मेरे जीवन में नहीं दिखी थी। मैं जौनपुर में मेरा ददिहाल में दादी का घर जहां मैं पैदा हुआ, नहीं मिले कोई, शायद और अच्छा होता जब जहां मैं असंतुष्ट नहीं, लेकिन शायद और जल्दी चेतना आई होती। जिस उम्र के बच्चों को ये चेतना कि लोकतंत्र क्या है, पहली बार जो वोट देने जा रहा है वो अगर लोकतंत्र क्या है समझ गया, और नौजवान होने का संकट क्या है आज, क्या करें, तो ये तो संकट की बात है। और संकट पे ही छोड़ दूं तब तो फिर थोड़ी बात अधूरी सी रह गई। अभी तो संकट हो, ऐसे पे अगर छोड़ दिया तो ये हुआ ना कि दुख रोक के चले गए, और दुख रोकर जाना तो और बुरा। हाँ, एक बात सांत्वना भी है कि मैं अपना रो लिया, आप अपना रो लिया, तो थोड़ा दिल हल्का हो गया। लेकिन अब इसके आगे की बात ना, समाधान देना होगा। गांधी का एक रास्ता है जिसे स्वरोजगार कहें, इसमें दर्ज है। और मैं जब गांधी जी की तरफ देखता हूं तो बड़ी श्रद्धा से भर जाता है। कितनी समझ, कितनी बड़ी समझ, मतलब मुझे समझने के लिए भी हमें शायद और समझ चाहिए, इतनी बड़ी समझ। कुछ पढ़ता हूं ना तो दूसरी बार तो जरूर पढ़ना पड़ता है। ये जो गांधी के नाम पे चुटकुले देने वाले लोग हैं, जो 5 रुपए के संघ के दरवाजे पे किताबें बेची जाती हैं, वो क्या समझेंगे? महात्मा गांधी का दर्शन, उनका चेतना, उनका विचार, उन्हें मालूम था कि आने वाले दौर में अगर स्वरोजगार नहीं होगा तो ये सब नौजवान खतरे में होंगे। उन्हें ये मालूम था इस बेरोजगारी की वजह से 45 वर्ष तक लोग शादी नहीं कर पाए। अभी तो शायद कह रहे थे स्वरोजगार जरूरी है, और ग्राम स्वराज की बात करें, गांव ही समृद्ध कर लेंगे। तुम्हारे शहरों में लेबर बनने नहीं आएंगे, फिर तुम्हारे शहर कूड़े के ढेर हो जाएंगे। ये लखनऊ की जो सबसे पास कॉलोनियां है ना, जिसमें भी आप जाइए, उन पास कॉलोनियों में जो झोपड़ी बना के लोग रहते हैं वो इसी सीतापुर बाराबंकी के लोग हैं। और अगर वो न हो तो शहर सड़ जाए। लोगों के घरों में बर्तन मांजते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, वही तो करते हैं। अगर ये ग्राम स्वराज अगर लागू हो गया होता, सरकारों ने इसे समझ लिया होता, हमने समझ लिया होता, और अगर हमने इसे लागू कर लिया होता तो ये शहर अपने आप हमारी तरफ चले आते। हुआ ये कि हमने अपनी तरक्की के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखा तो हम शहर की ओर गए, और शहर में जो बैठे पूंजीखोर लोग थे वो पहले से ही मगरमच्छ वाला मुंह फाड़े हुए थे, आओ और उन्होंने वहां तुरंत आपको काम पे ले लिया। वहां शोषण के पूरे आयाम खुले रखे। वहां पे 10,000 की नौकरी में कौन से कमरे में रहेगा आदमी? अगर गोपीनगर एक्सटेंशन में हम कहें तो जो 10,000 की नौकरी करता है वो किस कमरे में रहेगा, जहां का हर मकान 5 करोड़ 4 करोड़ का है? इसका मतलब है उन्हें मालूम था कि ये ग्राम स्वराज अगर लागू हो गया तो हमें नौकर नहीं मिलेगा। फिर ऋचा जी की तरफ मैं आशान्वित होकर देखता हूं कि कम से कम ये ग्राम स्वराज वाली बात तो कर रही हैं आप, ये स्वरोजगार की बात तो कर रही हैं। ये हो सकता है थोड़ी देर लगे आपकी प्रॉब्लम को समझने, हो सकता है थोड़ी और देर लगे, लेकिन आज नहीं कल ये दिमाग समझ जाएगा जरूर, और समझेगा तो ये निश्चित रूप से गांव में कोई नए काम बनेंगे, और वो जब काम बन जाएंगे ये समाधान हो जाएगा। और राजनीति के इस नए विकल्प को समझना होगा। अभी तो एक बात कह करके
महत्वपूर्ण बात समझता हूं कहना कि इस दौर में लोकतंत्र इस सरकार से ज्यादा खतरा है जो अभी वर्तमान में सब है। इससे सबसे ज्यादा इसीलिए लोकतंत्र को खतरा है। तो इस सरकार को सरकार में नहीं रहने देना। ये जो लोग हैं ना, ये जो इतने मेहनत से अर्जित हुआ है, कम से कम उसे खत्म नहीं होने के नाम पर ये जो खत्म करने वाले लोग हैं उन्हें तो नहीं रहने देना, एकदम तय करके नहीं रहने देना है। तो हम नौजवान लोग ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। और हमारे पूर्वजों ने बताया है ना कि नौजवान आदमी कुछ नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। कहते हैं कैसे मदद कर सकते हैं? हमें इन्हें हराने के लिए जिसे जिताना हो आप तय करें, आप करें, लेकिन आपके पास पैर है, आप दिव्यांग नहीं हैं, आप एक दिन में 10 किलोमीटर पैदल तो चल ही सकते हैं, और कम कर ले तो 5 किलोमीटर चल सकते हैं। और 10 नौजवान को एक गांव तय करें तो वो एक गांव दिन भर में तो नाप सकते हैं। ये विकल्प हो सकता है कि तुम नौजवानों की बात नहीं करोगे तो तुम्हें हम गांव में आने नहीं देंगे, तुम गांव में घुस भी नहीं सकते। अगर नौजवानों की बात नहीं की तो तुम्हें इस गांव में घुसने का अवसर नहीं होगा। और तुम्हारे खिलाफ बच्चे पोस्टर और बांध के से हाथ से लिखकर गांव के जो एंट्री पॉइंट है, जिसको गेट जहां जो भी सड़क यहां से आती है, लगा के रखेंगे, घुसना हो। और हर गांव में 10 नौजवान तय कर ले तो अभी फिर नौजवानों पे बात करते हुए नजर आने लगेंगे, तुरंत ही बदल जाएगा। तो एक ये, और दूसरा ये स्वरोजगार, और उससे आगे बढ़कर कि जो अगली इस बार नहीं तो उसके 5 साल और सही, लेकिन आगे जो कोई सरकार बने, हम नौजवान ये तय करें कि उसे सबको काम देना होगा। सब जो काम मांग रहा है उस सबको काम चाहिए। शहरों में एक बात लिखी हुई है, इसमें हम लोगों ने इलाहाबाद में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर शहरी रोजगार गारंटी कानून हो। एमएल के साथियों ने ये नाम दिया था, लेकिन ठीक कह रहे हैं। एक कोई ऐसा निश्चित रूप से शहर के नौजवानों को, आप शहरों में जाएंगे ना, जो वहां के नौजवान हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई बहुत अलग है, वो स्मैक पीकर पानी की टंकी और पार्कों में दिन भर पड़े हुए मिलेंगे, वो आपसे भी बुरे हालात में। ठीक है, उनके लिए भी रोजगार की बात हो। और ये सब बात कम से कम हम लगातार अगर करते रह गए इस चुनाव में, इस समय तो करें, अगले 5 वर्षों तक अगर हम ये बात करते रह गए तो जो अगली उसके बाद, या तो आप कर सको तो करो, नहीं तो हटो, हम करें। ये भाव कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये नौजवान जीत कर जाएगा, ये बनाएगा भाई रास्ता, तुमसे नहीं बनता, हट जाओ। ये कर रहे पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां, अरे तुम हटो भाई, हम बताते पैसे कहां से आएंगे, बिना तुमसे मांगे बना सकते हैं। और ये बनाया था लोगों ने, और काम फिर लगाया जा सकता है, सबको काम दिया जा सकता है। अरे कोई छोटी नौकरी, कोई बड़ी, हम कह रहे हैं कि हम अफसर बनने लायक नहीं है, बाबू बनने लायक नहीं है, चपरासी बनने लायक नहीं है ना, तो चपरासी वाला कौन देगा? ये तो तय हो ना कि, और अगर किसी भी जो भी फर्म काम कर रही है वो परमानेंट हो ना। ये आउटसोर्सिंग क्या है? ये आउटसोर्सिंग से कूड़ा भी आउटसोर्सिंग से उठवा रहा है। हम तो हैरान हैं इस बात से कि कूड़ा भी आउटसोर्सिंग वाला उठाएगा। 7,000 8,000 तय करो और उससे कूड़ा उठवा लोगे। तो ये आज बस इतना ही कि नौजवान साथी यहां से ये बात तय करके जाएं कि हमें ये जो बड़ी ताकतें जो एकदम आप गरीब बने रहे, ताकि उनके घर चलते रहे, ताकि उनके शहर साफ रहे, ताकि उनके महल साफ रहे, आप उनके महलों में नौकर हो, इसके लिए ये जो साजिशें हैं उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ करके ये खत्म करेंगे। खत्म करें,
मारना नहीं, खत्म माने गांधी वाला ऐसा वाला, मतलब खत्म माने इन्हें सत्ता से बाहर निकालना। और हम ऐसी सरकार बने, ऐसे लोग बने, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाए जो एक अच्छा और सुंदर भारत बनाना चाहिए। आज आप सब नौजवानों को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और भैया ने जो बात रखी है वो केवल भाषण के तौर पर ना लें, अपने जीवन में उतारें और इसी से हम लोगों का भला हो सकता है, इसी से सबका भला हो सकता है।